शुरुआत में मैंने जी। कभी नहीं सोचा था कि मैं पर्वतारोही ही बनूंगी। बस ये था कि हाँ, कुछ ऐसा करना है, कुछ हटके करना है जो कि एक एग्जाम्पल बने लोगों के लिए कि अरे ऐसा भी होता है क्या। सोसाइटी का तो ये था कि क्या पहाड़ चढ़ रही है, शादी कर दो, ये हो जाएगा, वो ठीक है, जॉब कर रही है, अभी क्या करना है। माउंटेन्स में देखिए बहुत सारे खतरे होते हैं, जैसे बहुत ही ज़्यादा चिल विंड इफेक्ट्स होते हैं, बहुत ठंडी हवाएं चलती है, आपको फ्रोस्ट बाइट हो जाता है, उंगलियां पैर आपकी अगर ज़्यादा हो गया तो काटने पड़ जाते हैं। तो आने के बाद भी पेरेंट्स ने और जैसे घर वालों ने बोला कि बस हो गया तुम्हारा, अब बहुत हो गया, अभी तो तुमने सबसे ऊंची चोटी फतह कर ली। बिना पैसे खर्च किए घर बैठे कमाए 1500 रुपए प्रतिदिन। बस डाउनलोड करें बैंक साथी ऐप, फ्री ट्रेनिंग लेकर कमाना शुरू करें। बैंक साथी से जुड़कर 7 लाख लोगों के सपने हुए पूरे। अब बारी है आपकी। जो सपने देखने की हिम्मत रखते हैं वो पूरी दुनिया जीत सकते हैं। नमस्कार, मैं पूनम और आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। आज आपको हम एक ऐसी शख्सियत से रूबरू कराएंगे जो पूरे विश्व में पर्वतारोही के नाम से जानी जाती है, जो एक ऐसी महिला है जो एक गांव से बिलोंग करती है और अपने सपनों को साकार कर दिया है। आज उन्होंने माउंट एवरेस्ट पर फतेह पा ली है। आइए जुड़कर जानेंगे गीता समोता जी से कि किस तरीके की मुश्किलों का सामना करते हुए उन्होंने इस विजय को पाया है। अपनी अलग ही पहचान बनाई है, जहां पर महिलाओं को घर में चूल्हा चौका करने तक सीमित रखा जाता था, पर आज इस महिला गीता समोता ने लोगों की सोच बदल कर रख दिया। आइए जुड़कर जानेंगे गीता समोता जी से। झलकों के स्पेशल एपिसोड में मिलवाएंगे आज गीता समोता जी से, जो कि एक पर्वतारोही हैं, और जुड़कर जानेंगे उनसे उनके एक्सपीरियंस के बारे में। गीता जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है और आपने जो लोगों के लिए मिसाल कायम की है उसके लिए आपको बधाई। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे पर्वतारोही बनने का सपना कहाँ से आपके अंदर जागृत हुआ है? देखिए शुरुआत में मैंने जी। कभी नहीं सोचा था कि मैं पर्वतारोही ही बनूंगी। बस ये था कि हाँ, कुछ ऐसा करना है, कुछ हटके करना है जो कि एक एग्जाम्पल बने लोगों के लिए कि अरे ऐसा भी होता है क्या। तो पर्वतारोही बनने का सपना मैंने CISF में आने के बाद देखा, जो कि काफ़ी बहुत सारी चीज़ों से जुड़ा हुआ था, ज़िंदगी के बहुत सारे इंसिडेंट्स से जुड़ा हुआ था। जहाँ पे जैसे मैं जहाँ से बिलोंग करती हूँ, राजस्थान का एक छोटा सा गांव है चक, तो वहाँ पे कहाँ, कौन से डिस्ट्रिक्ट से पड़ता है? सीकर डिस्ट्रिक्ट में एक छोटा सा गांव है चक। तो वहाँ पे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन बहुत होता है जी, और वो आज भी होता है, उस टाइम पे भी होता था। इवन वहाँ पे क्या, सारे पूरे इंडिया में ही होता है, आज भी होता है कि लड़के और लड़की का जो डिफरेंस है आज भी वो कम नहीं हो पा रहा है, इतनी कोशिशों के बावजूद भी। लेकिन पहाड़ आपको एक ऐसी जगह है जहाँ पे वो डिस्क्रिमिनेशन आपको बिल्कुल नहीं दिखता है। आपके लिए लड़का और लड़की सब बराबर होते हैं वहाँ पे। वहाँ कह सकते हैं आत्मबल और साहस की जरूरत है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ से आपकी शुरुआत हुई। तो सबसे पहले जानना चाहूँगी, जिस तरीके से आप इस छोटे से गांव सीकर के चक गांव से बिलोंग करते थे, तो क्या आज आपने जो एक अचीवमेंट हासिल किए, तो वहाँ का रुख, लोगों का रुख आपके लिए क्या है? जी बिल्कुल। देखिए, इससे पहले भी मैंने काफ़ी सारी पीक्स क्लाइंब की है, तो अगर एक तरह से बोला जाए तो प्रूव तो मैंने पहले ही कर दिया था कि हाँ, लड़की और लड़की का डिफरेंस आप लोग कम करने की कोशिश करो, क्योंकि वो पूरी तरह मिटाया जाना बहुत मुश्किल है। तो लेकिन आज उन लोगों को सबको विश्वास हो गया कि हाँ, लड़का और लड़की बराबर है। इनफैक्ट लड़कियाँ और ज़्यादा अच्छे से कर रही हैं और हमारी बेटी ने हमारा नाम रोशन किया, हमारे गाँव का नाम रोशन किया, तो सारे लोग बहुत खुश हैं। इससे पहले आप जब पर्वतारोही नहीं थे और बचपन में क्या करते थे, थोड़ा सा जानना चाहेंगे। और आज के टाइम में, मतलब जब पर्वतारोही नहीं थे, इससे पहले क्या करते थे, किस तरीके की चीजें हुआ करती थी? देखिए, बचपन में जैसे जो बोला जाए शरारती बच्चा, मैं बहुत ही शरारती थी और हमेशा गेम्स में और इन्हीं सब चीज़ों में, जैसे मैं हॉकी प्लेयर भी रही हूँ, मैं NCC में भी रही हूँ, NSS में भी रही हूँ, बहुत सारी चीज़ें जो थी वो मतलब जितना मैं कोशिश करती थी, मतलब मैं कोशिश करती थी कि जितना अपने आप को चीज़ों में इन्वॉल्व रखूं, मैं करती थी। तो बड़ा ही अच्छा सा प्यारा सा बचपन रहा, जिसकी यादें आज भी हैं। तो कहीं ना कहीं जिस गांव से, जिस डिस्ट्रिक्ट से आप संबंध रखते हैं गीता जी, तो वहाँ के जो लोग हैं
अब उनका क्या सहयोग मिल रहा है, और उस समय जब आपने शुरुआत की थी जी जी तो जिस तरीके से आपने बताया कि आपके यहाँ लिंग को लेकर जो हम अंतर करते हैं और आज भी हम अपने समाज में बदलाव नहीं ला पाए हैं, सब जगह, हाँ जी तो बिल्कुल। उस समय क्या सोचती हो, और आज के आज मतलब आपने जो प्रूव कर दिया अपने आप को, तो क्या अंतर देखने को मिलता है? देखिए शुरुआती दिनों में तो मुझे इनफैक्ट बहुत ही सोशल बाउंडेशंस और बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पहले पड़ा हम था। परिवार से जानना चाहेंगे, परिवार यानी कि माता पिता का सबसे हम पहले, अगर हमारे पास माता पिता का सपोर्ट है जी जी तो हमें नहीं लगता समाज हमें रोक पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए आशीर्वाद तो हमें पूरे समाज का ही चाहिए होता है, जी। माता पिता के साथ साथ। लेकिन शुरुआती दिनों जैसे माता पिता तो हो सकता है कंसर्न रहते हो कि अरे नहीं यार हमारा बच्चा है, कहीं परेशान होगा, कहाँ पहाड़ों में जाएगी, क्या करेगी। तो इन सब चीज़ों को लेके घर वाले भी पहले मना करते थे शुरुआत में। सोसाइटी का तो ये था कि क्या पहाड़ चढ़ रही है, शादी कर दो, ये हो जाए, वो ठीक है, जॉब कर रही है, अभी क्या करना है। लेकिन उन सब चीज़ों को नज़रअंदाज करते हुए मैंने अपनी जर्नी कंटिन्यू रखी और फिर आज जहाँ पे हूँ वहाँ। शुरुआत कहाँ से हुई थी कि मतलब एक वो जो आपकी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आया था वो कि आज मुझे यहाँ से शुरुआत करनी है, और मतलब CICF में रहते हुए मतलब अब अचानक से कैसे कि पर्वतों पे जाना है मुझे? देखिए CISF में आने के बाद मैंने देखा कि हमारे CISF में कोई माउंटेनिंग का टीम नहीं है जी। कोई भी अभी तक किसी ने भी माउंट एवरेस्ट क्लाइंब नहीं किया है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने आप से शुरुआत करूं, हो सकता है ये शुरुआत मेरे से ही होनी हो, और आज वही हुआ है। ओके। तो जर्नी जिस तरीके से आपने बताया कि यहाँ से आपने शुरुआत की, तो क्या मतलब शुरुआती किस तरीके से क्या प्रोसेस रहा होगा, थोड़ा सा प्रोसेस? अच्छा हाँ जी, प्रोसेस का मैं बताती हूँ। जैसे सबसे पहले हमें 28 डेज़ का एक कोर्स करना होता है, बेसिक माउंटेनिंग कोर्स, जो कि इंडिया में काफ़ी सारे माउंटेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, आप कहीं से भी कर सकते हैं। उसके बाद आपको एक्सपीरियंस के लिए, जैसे क्लासेस में नहीं होता हम 1 बाय 1 जाते हैं एक्सपीरियंस, सेम उसी तरीके से आपको पहले कुछ 6000 मीटर की पीक्स करनी, फिर 7000 मीटर की, और फिर फाइनली एवरेस्ट। तो आपको एक्सपीरियंस ले लेके आगे बढ़ना है, डायरेक्ट नहीं। जैसे कुछ कुछ माउंटेनियर्स करते हैं कि डायरेक्ट एवरेस्ट चले जाते हैं, फिर वहाँ जाके उनके साथ कुछ एक्सीडेंट होता है, कई लोग मर भी जाते हैं। तो एक्सपीरियंस ले लेके आगे बढ़ना है। जैसे आपने बताया एक्सपीरियंस लेना है, और पर्वतों पे जाते हैं, ठंडे बर्फीले पर्वत होते हैं, तो सबसे ये जानना चाहेंगे कि क्या समस्याएं आती हैं? सबसे पहले समस्याएं क्या आती हैं जब हम स्टार्ट करते हैं? आपने जैसे पहले हताश तो हुए होंगे, थक जाता है इंसान, थोड़ा सा चढ़ता है फिर थक जाता है, और वहाँ पे आपने 5 टारगेट अचीव कर चुके हैं अभी तक। तो पहले क्या हताश हुए थे, निराशा हाथ लगी थी? देखिए हम लोग तो इंसान है, थकता हर कोई है, शारीरिक मानसिक रूप से भी। लेकिन जब आपको अपना मंजिल दिख रहा है कि हाँ मैं एक इतने बड़े मिशन पे हूँ कि हाँ मेरे CISF का झंडा मैं उस विश्व की सबसे ऊंची चोटी पे फहराऊँगी, तो वो हताशा निराशा साइड हो जाती है। बिल्कुल एक नई एनर्जी आती है, एक नई एनर्जी के साथ अपने टारगेट को अचीव करने के लिए आगे बढ़ते। माउंटेन्स में देखिए बहुत सारे खतरे होते हैं, जैसे बहुत ही ज़्यादा चिल विंड इफ़ेक्ट्स होते हैं, बहुत ठंडी हवाएं चलती है, आपको फ्रोस्ट बाइट हो जाता है, उंगलियां पैर आपकी अगर ज़्यादा हो गया तो काटने पड़ जाते हैं। और बहुत सारी और क्रेविसेस होते हैं, एवलांच होता है जिसमें कि अगर आप दब गए तो शायद बचाना बहुत मुश्किल होता है, आपको वहाँ ऑक्सीजन की कमी फील होती है। तो बहुत सारी समस्याएं हैं माउंटेन्स की। इसके लिए आपको फिज़िकली और मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग होना पड़ता है। जब आपने यात्रा शुरू की पर्वतारोही की, तो कितने लोगों के साथ आप गए, मतलब क्या कारवां था आपका, किस तरीके से शुरुआत हुई? अच्छा मैं बताती हूँ आपको, एवरेस्ट में क्या होता है ना, बेस कैंप आपको एक कंपनी हायर करनी होती है। जिस कंपनी के साथ आप जाते हो, तो आप जब बेस कैंप में जाते हो, बेस कैंप में बहुत सारे लोग होते हैं। मतलब मुझे लगता है शायद जैसे इस बार 469 परमिट्स नेपाल गवर्नमेंट ने दिए, तो हर एक के साथ एक शेरपा या कुछ लोगों के साथ 2 शेरपा भी, फिर उसके बाद हमारा किचन स्टाफ, सपोर्ट स्टाफ, बहुत मुझे लगता है शायद बेस कैंप में 2-2.5 हज़ार लोग होते होंगे। लेकिन उससे आगे जब आप चलना शुरू करते हैं तो आप और आपका शेरपा, कंपनी आपको एक शेरपा देती है जो आपको हायर करना। शेरपा क्या होता है? अच्छा शेरपा एक कम्युनिटी है जो कि माउंटेन्स में ही रहते हैं वो लोग, 5-6 हज़ार मीटर के जो आसपास के जो गांव है एवरेस्ट रीजन के, वहाँ से होते हैं वो लोग, और वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं क्योंकि वो ऑलरेडी 5-6 हज़ार मीटर में रह रहे हैं। तो उन लोगों को ऑक्सीजन की कमी इतनी ज़्यादा फील नहीं, वो ऑलरेडी एक्लेमेटाइज है वहाँ पे। बिल्कुल। जैसे हम लोग तो वहाँ जाके बेस कैंप में एक्लेमेटाइज होते हैं 1-1.5 महीने, और वो लोग तो पूरी ज़िंदगी वहीं रह रहे हैं, तो उनको
हाँ थोड़ा इजी होता है, समस्याएं आती है उनको भी, लेकिन थोड़ा इजी होता है, तो वो आपको सपोर्ट करने के लिए होते हैं वहाँ पे। तो जब आप बेस कैंप से अपनी जर्नी शुरू कर रहे हैं, कैंप 1 2 3 4 वो सिर्फ आपका शेरपा ही आपके साथ रहेगा, और उसके साथ आपका कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वही आपकी वो एक लाइफ सेविंग की तरह होता है आपके लिए, कि अगर आपको कुछ हो रहा है तो सिर्फ वही है जो आपको बचा के नीचे ला सकता है। तो उसके आगे की जर्नी, चाहे आप बेस कैंप में कितने भी लोग रहें, लेकिन आगे की जर्नी तो आपको अकेले ही करनी पड़ेगी, आपको और आपके शेरपा। तो जिस तरीके से शेरपा, आपके साथ कितने लोग थे शेरपा जो थे? हाँ, कितने शेरपा नहीं, थे? मेरा एक शेरपा था, लकपा शेरपा, और थैंकफुली वो बहुत अच्छा है, और उसके साथ मेरा कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा रहा। हम लोगों ने बड़े अच्छे से क्लाइंब किया, कोई दिक्कत नहीं आई, बहुत सपोर्टिव था वो मेरे। तो कोई समस्या आई आपके, मतलब एक बार भी कि ऐसा लगा कि अब मेरी सांसें छूट रही हैं, या सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, या मुझे अभी ये खाना है, और होता है कि कभी कभी मतलब मुझे अभी फैमिली चाहिए, फैमिली सपोर्ट चाहिए, इस तरीके की चीज़ें आई हैं? जी बिल्कुल, देखिए आपको होम सिक भी बहुत फील होता है बेस कैंप में, जब आप बैठे हो आपको लग रहा है, क्योंकि वहाँ पे नेटवर्क भी बहुत कम होता है, तो घर वालों से बात हुए भी कई दिन हो जाते हैं, तो पक्का आपको घर वालों की आदत, बहुत मिस करते हैं आप घर वालों को, और कई बार लगता है कि यार क्या कमी थी जो मैं यहाँ आके ये सब कर रही हूँ, या फिर मैं तो वहाँ पे भी बहुत खुश थी, यहाँ आने की क्या ज़रूरत थी मुझे। लेकिन फिर आपको अगर कुछ पाना है तो कुछ खोना पड़ेगा। बिल्कुल। तो वही है कि फिर अपने आप को खुद को ही स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। हमारी जो इतने सालों की मेहनत है, जो ट्रेनिंग हमने कर रखी है, मेंटली अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर रखा है, तो वो चीज़ें ओवरकम कर जाती है। आपके परिवार में कौन है, सबसे पहले जानना चाहेंगे? अच्छा, मेरे परिवार में हम 5 बहनें हैं और मम्मी पापा हैं। मम्मी पापा। तो सबसे ज़्यादा याद किसकी आती थी इस जर्नी के दौरान? नहीं, मुझे सभी की याद आती थी। अभी आप नाराज़ करवा देंगी किसी को। नहीं, स्पेशली होता है कि लड़कियों का जो ज़्यादा अटैचमेंट होता है अपने फादर से होता है। मेरी सबसे छोटी बहन की मुझे सबसे ज़्यादा याद आती थी, क्योंकि वही मेरे साथ रहती है उदयपुर में, तो मतलब हम दोनों हमेशा साथ रहते, तो उसी की मुझे और बाकी सबकी ही बहुत याद आती थी। कभी ऐसा लगा कि इस जर्नी पे मैं गई हूँ और लौट के ना आ पाई तो? बिल्कुल, बहुत बार लगता है। क्योंकि ये जर्नी ही ऐसी है, जानलेवा है एक सफर। जी, बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल, बहुत बार लगता था। इनफैक्ट जब हमारा समिट पुश था 5 दिन का, लास्ट जो 5 दिन लगते हैं उसमें जाने में, तो मैंने घर पे जब बताया कि हाँ अगर मतलब मैं इस टाइम तक नहीं आ पाऊँ, या जैसे 19 को था मेरा मॉर्निंग का समिट, तो मैंने घर पे बताया था कि 19 को अगर सुबह 10 बजे तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आए तो आप लोग, जैसे मैंने मेरे ऑफिसर्स के नंबर भी दिए यहाँ से, हेडक्वार्टर वालों के भी और मेरी कंपनी वालों के, सबके नंबर मैं उनको देके समझा के गई कि अगर ऐसा कुछ होता है तो आप लोग एकदम पीछा मत छोड़ना कि हाँ रेस्क्यू ऑपरेशन लॉन्च करो, या फिर जैसा भी जो भी हो। तो बिल्कुल हमारे दिमाग बहुत बार आता है कि हो सकता है मैं वापस ना आऊँ, तो बिल्कुल आपको मेंटली प्रिपेयर होके जाना पड़ता है। कहीं ना कहीं परिवार जब ये बातें सुनता होगा तो उसकी आंखें नम जरूर हो जाती होंगी। बिल्कुल, जैसे मम्मी लोग ज़्यादा कमज़ोर होती, तो मेरी माँ तो बहुत बार रोती थी, कई बार आंसू आते थे कि क्या कर रही है ये। अभी आने के बाद भी बोला हो गया ना तेरा, बस अभी भी आपकी आंखें नम हो चुकी हैं। नहीं, वो थोड़ा इमोशनल टच ना, तो आने के बाद भी पेरेंट्स ने और जैसे घर वालों ने बोला कि बस हो गया तुम्हारा, अब बहुत हो गया, अभी तो तुमने सबसे ऊंची चोटी फतेह कर ली, बोले अब बहुत हो गो तेरो, अब घर बैठ जा, पिछला इतना सालों परेशान कर रखी है, अब बहुत है। अच्छा, तो जो पहाड़ों पे रहते हैं जनरली क्या आप लोग क्या खाते हैं? अच्छा, खाने में हम लोग बेस कैंप तक ना हमारा नॉर्मल खाना होता है, पर हम खा नहीं पाते क्योंकि वहाँ पे भी ऑक्सीजन की कमी है, और बॉडी हमारा बिल्कुल जैसे प्लेन में काम कर रहा है वैसा काम नहीं करता। तो बेस कैंप तक तो हम लोग फिर भी थोड़ा बहुत कुछ खा लेते हैं, लेकिन जो मेन स्ट्रगल है वो बेस कैंप के बाद शुरू होता है। तो उसके लिए हम कुछ चॉकलेट्स, कुछ एनर्जी बार, कुछ ड्राई फ्रूट्स वगैरह, हालांकि वो भी नहीं खा पाते, बड़ा मुश्किल होता है। एक बार ऑक्सीजन लगाने के बाद तो ये होता है कि आपके शरीर को एनर्जी मिल रही है, लेकिन उससे पहले जो है वो बहुत ही हेक्टिक चीज़ें होती है। ऑक्सीजन सिलेंडर कैरी करना और खुद को भी ऊपर चढ़ाना, जी बिल्कुल, ये काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। अपने कुछ पर्सनल चीज़ें भी लेके जाते हैं। जी हाँ, और
ऑक्सीजन सिलेंडर ट्रैवल करना तो और मुश्किल हो जाता होगा। जी जी बिल्कुल। देखिए ऑक्सीजन कितना मतलब कितने लीटर का ऑक्सीजन सिलेंडर हमारे होता ऑक्सीजन सिलेंडर्स ना अलग अलग क्वांटिटी के होते हैं। है? जी। जैसे 1-2 लीटर का भी होता है, 4 लीटर, लेकिन हम लोग जो यूज़ करते हैं वो 4 लीटर का होता है। तो वो जो 4 लीटर और उसके अलावा जैसे हमारा पानी का बॉटल और कुछ कुछ चीज़ें मिला के 10-12 किलो हो जाती है। लेकिन उस हाइट पे जब हम लोग समिट के लिए जाते हैं, उस हाइट पे वो 10-12 किलो भी ऐसे लगता है जैसे कोई पूरा पहाड़ी बांध रखा हो पीछे। वो बहुत मुश्किल लगता है। तो पहाड़ों में हम लोग क्या करते हैं, जितना हो सकता है उतना कम सामान लेके जाते हैं। हम कोशिश करते हैं कि कट डाउन करते रहें सामान को, और कम करें और कम करें। नहाना धोना क्या मतलब क्या दिनचर्या नहीं, थी? थोड़ा सा यही भी बताएंगे। बेस कैंप में हम फिर भी कभी कभी ड्राई बाथ ले सकते हैं, बाकी नहाना धोना तो भूल ही जाओ आप। मैं 23 डेज के बाद नहाई थी, नहाई मतलब वो ड्राई बाथ लिया, बाकी नहाना धोना इतना नहीं होता पहाड़ों में। पहली बात तो बेस कैंप में हम पानी जो पीना है वो भी बर्फ़ को पिघला के पीते हैं, और फिर उसमें भी आप नहाने की सोचो तो कोई मतलब ही नहीं है।